शाम के वक्त सुमित्रा जी रसोई में प्याज काट रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू प्याज की वजह से नहीं, बल्कि बाहर लिविंग रूम में हो रही बातचीत की वजह से थे। उनका बेटा निखिल और बहू तान्या अपनी नई कार और विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे। तभी तान्या रसोई में आई और बिना किसी लिहाज के बोली, माँ जी, हमने तय किया है कि हम अगले महीने यूरोप जा रहे हैं। आपको यहाँ अकेले रहने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने पास के एक पेइंग गेस्ट हाउस में आपके लिए एक कमरा देख लिया है। वहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा और हमें आपकी चिंता नहीं रहेगी। सुमित्रा जी दंग रह गईं। यह घर उनके स्वर्गीय पति की मेहनत की कमाई से बना था। निखिल ने कहा, हाँ माँ, तान्या सही कह रही है। वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है, आप घर का काम ठीक से संभाल नहीं पाती। हमने इस घर को किराए पर देने का फैसला किया है ताकि हमारी ट्रिप का खर्चा निकल सके। सुमित्रा जी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, बस मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं अपनी पुरानी यादें और सामान समेट लूँ। अगले एक हफ्ते तक सुमित्रा जी बहुत शांत रहीं। वह रोज़ सुबह कहीं बाहर जाती और दोपहर तक वापस आती। निखिल और तान्या को लगा कि शायद वह पुराने पड़ोसियों से मिलने जाती हैं। तान्या ने ताना मारते हुए कहा, लगता है माँ जी ने अपनी नई जगह ढूंढ ली है, तभी इतनी खुश दिख रही हैं। जिस दिन निखिल और तान्या को निकलना था, सुमित्रा जी अपना छोटा सा सूटकेस लेकर तैयार खड़ी थी। निखिल ने कहा, माँ, टैक्सी बाहर खड़ी है, चलिए आपको छोड़ आते हैं। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, टैक्सी मेरे लिए नहीं, तुम दोनों के लिए खड़ी है। और हाँ, जाने से पहले यह लिफाफा खोलकर देख लो। निखिल ने झिझकते हुए लिफाफा खोला। अंदर इविक्शन नोटिस और गिफ्ट डीड को रद्द करने के कागजात थे। निखिल चिल्लाया, यह क्या है माँ, आपने यह घर मेरे नाम किया था। सुमित्रा जी की आवाज़ में एक गजब की दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने शायद कानूनी कागजात के नीचे के छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ा था। उस गिफ्ट डीड में एक रिवोकेशन क्लॉज थी कि यदि मेरी देखभाल नहीं की गई या मुझे घर से निकालने की कोशिश हुई तो संपत्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। और हाँ, पिछले हफ्ते मैंने यह घर एक एनजीओ को दान कर दिया है जो बेसहारा बुजुर्गों के लिए काम करता है। अब मैं इस घर की मुख्य संरक्षिका हूँ। तान्या का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन माँ, हमारी यूरोप ट्रिप, हमारे किराए का पैसा? सुमित्रा जी ने शांति से जवाब दिया, यूरोप जाने के लिए तुमने घर किराए पर देने का सोचा था ना। अब तुम दोनों को अपने लिए किराए का घर ढूंढना होगा। जो टैक्सी बाहर खड़ी है वह तुम्हें किसी गेस्ट हाउस नहीं बल्कि तुम्हारे नए ठिकाने तक ले जाएगी। तुमने मुझे उपयोगिता के तराजू पर तौला था। आज मैंने तुम्हें अधिकार के आईने में तुम्हारी औकात दिखा दी। निखिल और तान्या अपना सामान लेकर बाहर खड़े थे। जिस घर को वे अपना समझकर अपनी माँ को बेदखल कर रहे थे, आज उसी घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। सुमित्रा जी ने खिड़की से देखते हुए ठान लिया था कि अब वह अपनी ज़िंदगी दूसरों की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने सम्मान के साथ जिएंगी। निखिल और तान्या सड़क पर खड़े अपनी महंगी सूटकेस के साथ उस घर को देख रहे थे जिसे वे अपनी जागीर समझ बैठे थे। पड़ोस के लोग खिड़कियों से झांक रहे थे।
वही लोग जिनके सामने तान्या अक्सर अपनी सास को बोझ बताया करती थी, आज उन्हें बेइज्जत होकर निकलता देख आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तभी सुमित्रा जी घर के मुख्य द्वार पर आई। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसने निखिल को अंदर तक झकझोर दिया। निखिल दौड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तान्या की बातों में आ गया था। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं आपके साथ रहेंगे। प्लीज़ वह एनजीओ वाला कागज़ फाड़ दीजिए। तान्या ने भी तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदला। वह हाथ जोड़कर बोली, हाँ माँ जी, वह तो बस एक मजाक था। हम आपको भला घर से कैसे निकाल सकते हैं? वह तो बस आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बोल रहे थे। सुमित्रा जी ने धीरे से अपना पैर पीछे खींच लिया। उन्होंने बड़े शांत लहजे में कहा, बेटा, जब तुमने मुझे पीजी भेजने का फैसला किया था तब वह मजाक नहीं था। जब तुमने इस घर को किराए पर चढ़ाकर अपनी अय्याशी के सपने बुन रहे थे तब वह मजाक नहीं था। याद रखना, इंसान अपनी औलाद के लिए जान दे सकता है पर अपनी इज्जत कभी नहीं देता। तुमने मेरा दिल पहले ही तोड़ दिया था। अब यह घर तुम्हारे लिए सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत है, माँ की ममता का आंचल नहीं। तभी गेट पर एक सफ़ेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 महिलाएं और एक वकील नीचे उतरे। सुमित्रा जी ने उनका स्वागत किया और निखिल की तरफ मुड़कर बोली, निखिल, यह नीलिमा जी हैं जो उस एनजीओ की हेड हैं। मैंने आज ही इस घर की चाबियाँ इन्हें सौंप दी हैं। अब से यह घर ममता सदन कहलाएगा। यहाँ शहर के वे बुजुर्ग रहेंगे जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। और हाँ, मैंने अपनी सारी पेंशन और बैंक बैलेंस भी इसी ट्रस्ट को दे दिया है। निखिल हकलाते हुए बोला, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? सुमित्रा जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी और इस लायक बनाया कि तुम कमा सको। एक माँ का कर्तव्य वहीं ख़त्म हो गया था। अब जो तुमने कमाया है उसी में गुजारा करो। विरासत उसे मिलती है जो उसे संभालना चाहता हो, उसे नहीं जो उसे बेचकर अपनी छुट्टियां मनाना चाहता हो। नीलिमा जी ने सुमित्रा जी के कंधे पर हाथ रखा। चलिए सुमित्रा जी, अंदर बाकी बुजुर्गों के आने की तैयारी करनी है। सुमित्रा जी अंदर जाने लगी। तभी वह एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर बोली, निखिल, तुम जिस कार की बात कर रहे थे ना, उसकी किस्त भी मेरे बैंक अकाउंट से कटती है। मैंने बैंक को लेटर लिख दिया है, अब किस्त तुम्हें भरनी होगी। अगर भर सको तो कार रखना, वरना वह भी बैंक वाले ले जाएंगे। तान्या और निखिल सन्न रह गए। जिस लग्जरी लाइफ का वे घमंड कर रहे थे उसका आधार ही उनकी माँ थी। शाम ढल चुकी थी। ममता सदन का बोर्ड गेट पर लग चुका था। सुमित्रा जी अब अकेली नहीं थी, उनके साथ 5 और बुजुर्ग थे जो अपनों के सताए हुए थे। उस रात सुमित्रा जी को सालों बाद एक सुकून की नींद आई। उधर शहर के एक छोटे से साधारण किराए के कमरे में तान्या और निखिल बैठे थे। तान्या अब निखिल पर चिल्ला रही थी और निखिल अपनी किस्मत को कोस रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हाथ उठाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस अपना हाथ पीछे खींच लेना ही काफ़ी होता है। ममता सदन की पहली रात सुमित्रा जी के लिए एक नई सुबह जैसी थी। घर में अब निखिल की कड़वी बातें और तान्या के ताने नहीं, बल्कि भजनों की गूंज और अपनों जैसी हमदर्दी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असली पत्थर का जवाब तो अभी बाकी था। 6 महीने बीत चुके थे।
सुमित्रा जी ने ममता सदन को सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि एक स्किल सेंटर बना दिया था। वहाँ रहने वाले बुजुर्ग अपनी कला के अनुसार मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग और अचार मसाले बनाने लगे थे। सुमित्रा जी की बुद्धि और मेहनत ने उस एनजीओ को आत्मनिर्भर बना दिया था। दूसरी तरफ निखिल और तान्या की हालत बद से बदतर हो गई थी। कार बैंक वाले ले जा चुके थे। तान्या की फिजूल खर्ची और निखिल की कम होती सैलरी ने उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया था। एक दिन निखिल अपनी कंपनी के काम से एक बड़े कारपोरेट इवेंट में गया। वहाँ उसे पता चला कि उस इवेंट की चीफ गेस्ट शहर की एक मशहूर समाज सेविका हैं। जब मंच पर नाम पुकारा गया तो निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंच पर सादर आमंत्रित हैं ममता फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुमित्रा देवी। सुमित्रा जी सिल्क की एक शालीन साड़ी पहने पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर चढ़ी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निखिल कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए था, पर उसे सिर्फ अपनी हार और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इवेंट खत्म होने के बाद निखिल ने हिम्मत जुटाई और सुमित्रा जी के पास गया। निखिल ने दबी आवाज़ में कहा, माँ, आप इतनी बड़ी हस्ती बन गई हैं। हमें तो लगा था कि आप उस पुराने घर में बस गुजारा कर रही होंगी। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तान्या मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मैं वापस आ सकता हूँ? सुमित्रा जी ने निखिल की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब ना गुस्सा था और ना ही ममता। वहाँ सिर्फ एक टीचर की गंभीरता थी। सुमित्रा जी ने शांत स्वर में कहा, निखिल, उस घर का नाम ममता सदन है, स्वार्थ सदन नहीं। वहाँ उन बुजुर्गों की जगह है जहाँ जिनका कोई नहीं है। तुम्हारा तो सब कुछ है, तुम्हारी जवानी है, तुम्हारी नौकरी है और तुम्हारी बुद्धि है। तुमने तब मेरा साथ छोड़ा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। आज तुम्हें मेरी नहीं, मेरे पैसों की ज़रूरत है। निखिल रोने लगा। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा होने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने मेरी उपयोगिता पूछी थी। लेकिन हाँ, एक समाज सेविका के नाते मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हमारे एनजीओ में सफाई और सामान ढोने के लिए कुछ लड़कों की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी ईगो छोड़कर मेहनत करना चाहो तो कल से काम पर आ जाना। तनख्वाह उतनी ही मिलेगी जितनी बाकी कामगारों को मिलती है। निखिल सन्न रह गया। उसकी माँ ने उसे वही काम ऑफर किया था जो कभी तान्या उससे और सुमित्रा जी से घर में करवाना चाहती थी। यह ईंट का जवाब पत्थर से था, बिना किसी हिंसा के, सिर्फ सिद्धांतों के साथ। निखिल समझ गया कि रिश्तों की डोर एक बार टूट जाए तो वह दोबारा कभी वैसी नहीं जुड़ती। सुमित्रा जी ने उसे माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उसे अपने जीवन में दोबारा बेटा बनकर रहने का स्थान नहीं दिया। सुमित्रा जी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें अब किसी बेटे के सहारे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद को सैकड़ों बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बना लिया था। अगली सुबह 8 बजे जब ममता सदन के गेट खुले तो निखिल वहाँ खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर घमंड का नामो निशान नहीं था। नीलिमा जी ने उसे देखा और सुमित्रा जी को फ़ोन किया। सुमित्रा जी ने खिड़की से उसे देखा और सिर्फ इतना कहा, उसे स्टोर रूम की सफाई और राशन की बोरियां चढ़ाने का काम दे दो। उसे कोई खास रियायत नहीं मिलनी चाहिए। पूरा 1 महीना बीत गया। निखिल, जो कभी एसी ऑफिस में बैठकर हुक्म चलाता था,
अब पसीने से तरबतर होकर बोरियां उठाता, बुजुर्गों के कमरे साफ करता और बगीचे में पानी देता। शुरुआत में तान्या ने उसे फ़ोन करके बहुत उकसाया, निखिल तुम पागल हो गए हो, अपनी माँ के यहाँ नौकर बन गए हो, छोड़ो यह सब और कोर्ट में केस करो, आखिर हिस्सा तुम्हारा भी है। निखिल ने शांत होकर जवाब दिया, तान्या हिस्सा चीज़ों में होता है, इज्जत में नहीं। माँ ने मुझे नौकर रखकर मुझ पर एहसान किया है ताकि मैं समझ सकूं कि जब मैंने उनके हाथ में झाड़ू थमाई थी तो उनके शरीर के साथ साथ उनके मन पर क्या गुजरी होगी। अब तुम मुझे फ़ोन मत करना। और उसने फ़ोन काट दिया। एक दोपहर ममता सदन में एक बुजुर्ग बीमार हो गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना था। एम्बुलेंस आने में देर थी। निखिल ने बिना सोचे समझे उन बुजुर्ग को अपनी पीठ पर उठाया और आधा किलोमीटर दूर क्लिनिक तक दौड़ पड़ा। सुमित्रा जी यह सब दूर से देख रही थी। उनकी आंखों में पहली बार 6 महीने बाद ममता की एक बूंद झलकी। उन्हें एहसास हुआ कि सजा ने निखिल के अंदर के इंसान को जगा दिया है। शाम को सुमित्रा जी ने निखिल को अपने केबिन में बुलाया। निखिल डरते हुए अंदर गया। सुमित्रा जी ने उसकी फटी हुई कमीज और छाले पड़े हाथों को देखा। उन्होंने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। निखिल ने सिर झुकाकर कहा, माँ अगर यह मेरी तनख्वाह है तो प्लीज़ इसे एनजीओ के फंड में डाल दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सुमित्रा जी ने कहा, यह तनख्वाह नहीं है निखिल, यह एक परीक्षा का परिणाम है। निखिल ने लिफाफा खोला। उसमें घर के कागजात नहीं थे। उसमें एक छोटे से अनाथालय का मैनेजर बनने का नियुक्ति पत्र था जिसे सुमित्रा जी के ट्रस्ट ने हाल ही में गोल दिया था। सुमित्रा जी बोली, मैंने तुम्हें यहाँ नौकर बनाकर अपनी खुन्नस नहीं निकाली थी बेटा, बल्कि तुम्हें यह एहसास कराया कि सेवा क्या होती है। तुमने 1 महीने तक बिना किसी शिकायत के वह काम किया जिससे तुम कभी घृणा करते थे। अब तुम इस लायक हो कि दूसरों का दर्द समझ सको। निखिल माँ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी माफ़ी चाहिए, मुझे वह पुराना निखिल नहीं बनना। सुमित्रा जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने उसे अपने घर के उस कमरे में रहने की इजाज़त दी जो कभी उसका हुआ करता था, लेकिन एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक कर्मठ वॉलंटियर की तरह। निखिल ने तान्या को तलाक के कागजात भेज दिए क्योंकि वह समझ चुका था कि जो इंसान संकट में साथ छोड़ दे और बुजुर्गों का अपमान करना सिखाए वह जीवन साथी कहलाने के लायक नहीं। आज ममता सदन में सुमित्रा जी और निखिल साथ मिलकर काम करते हैं। सुमित्रा जी ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर न सिर्फ अपनी संपत्ति बचाई बल्कि अपने भटके हुए बेटे की आत्मा को भी बचा लिया। निखिल के जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन नियति ने अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी रखी थी। ममता सदन अब केवल एक आश्रम नहीं बल्कि सुधारात्मक बदलाव का केंद्र बन गया था। 6 महीने और बीत गए। निखिल अब एनजीओ के सारे ऑपरेशंस संभालता था। एक दिन आश्रम के गेट पर एक फटे हाल महिला आकर बैठी। उसके पास एक छोटा सा बैग था और चेहरा धूल से अटा हुआ था। जब निखिल गेट पर गया तो उसकी चीख निकल गई। वह तान्या थी। तान्या की हालत देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि यह वही घमंडी औरत है। उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसने वहाँ भी अपनी आदतों से कलेश पैदा कर दिया था। जिस दोस्त के भरोसे उसने निखिल को छोड़ा था वह उसके गहने लेकर रफू चक्कर हो गया था। तान्या गिड़गिड़ाते हुए बोली, निखिल मुझे माफ़ कर दो,
मेरे पास रहने को जगह नहीं है। सुना है तुम्हारी माँ अब सबको शरण देती है, क्या मुझे यहाँ जगह नहीं मिलेगी? निखिल ने एक पल के लिए अपनी माँ की ओर देखा, जो बरामदे में खड़ी यह सब देख रहे थे। निखिल ने तान्या से कहा, तान्या, यहाँ सबको जगह मिलती है, लेकिन यहाँ बहू या पत्नी बनकर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सिर्फ एक सेवादार बनकर रहा जा सकता है। क्या तुम तैयार हो? तान्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने भारी मन से सिर हिला दिया। अगले कुछ हफ्तों तक जो नज़ारा दिखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुमित्रा जी ने तान्या को वही काम सौंपा जो कभी वह सुमित्रा जी से करवाना चाहते थे। बुजुर्गों के गंदे कपड़े धोना और फर्श साफ करना। शुरुआत में तान्या बहुत रोई, उसे बहुत चिढ़ हुई, लेकिन जब उसने देखा कि निखिल भी खुद वही काम कर रहा है और सुमित्रा जी खुद रसोई में सबके लिए खाना बना रही हैं, तो उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। एक दिन एक नेत्रहीन बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर चलते हुए तान्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब वह सुमित्रा जी को बोझ कहती थी तो वह कितनी गलत थी। वह सुमित्रा जी के पास गई और, माँ जी, मुझे सजा मत दीजिए, बस मुझे अपनी शरण में रहने दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि सुकून आलीशान कारों में नहीं बल्कि किसी के काम आने में है। सुमित्रा जी ने उसे उठाया और कहा, तान्या, ईंट का जवाब पत्थर से देना आसान है, लेकिन पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाना मुश्किल। मैंने और रमेश जी ने जो रास्ता चुना वह बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम दो लोगों को इंसान बनाने के लिए था। सुमित्रा जी ने उसी वक्त एक वसीयत और तैयार की। उन्होंने घोषणा की, यह घर और मेरी सारी संपत्ति हमेशा ममता ट्रस्ट की रहेगी। निखिल और तान्या यहाँ रह सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक वे सेवा का मार्ग नहीं छोड़ते। यदि कभी भी इनके मन में फिर से लालच आया तो ट्रस्ट इन्हें तुरंत बाहर कर देगा। अब ममता सदन में एक खुशहाल परिवार रहता था। रमेश जी और लता जी भी अक्सर वहाँ मिलने आते थे। दोनों परिवारों ने मिलकर शहर में एक मिसाल कायम की थी। निखिल और तान्या अब संपत्ति के मालिक नहीं थे, लेकिन वे उस संपत्ति के मालिक थे जो उन्हें शहर के लोग देते थे। उन्होंने जान लिया था कि बुजुर्ग घर की नींव होते हैं और जो नींव को खोदता है उसकी अपनी छत कभी सलामत नहीं रहती। सुमित्रा जी अब शांति से अपने पोते पोतियों के आने का इंतजार कर रही थी, ये जानते हुए कि अब इस घर में आने वाली पीढ़ी को संस्कार विरासत में मिलेंगे, अहंकार नहीं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।